हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया कोटि के न्यूमेरिकल्स की, या ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज हम जिनमें अभिक्रिया कोटि को आइडेंटिफाई करवाया जाता है। न्यूमेरिकल में अभिक्रिया कोटि पूछी जाती है, तो कैसे हम अभिक्रिया कोटि को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये हम 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें अभिक्रिया कोटि को आइडेंटिफाई करवाया जाता है और अभिक्रिया की वेग समीकरण लिखवाई जाती है। तो कैसे करेंगे हम, अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कि अभिक्रिया कोटि बदल जाती है तो वेग स्थिरांक k की इकाई भी बदल जाती है। हमने देखा था कि अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग होती है। हमने वेग स्थिरांक की इकाई पता लगाई थी और वेग स्थिरांक की इकाई से अभिक्रिया कोटि को पता लगा सकते हैं हम। देखो कैसे, हमने देखी थी वेग स्थिरांक k की इकाई। वेग स्थिरांक k की इकाई क्या होती है, मोल पर क्या 1 - n, लीटर n-1 और समय इनवर्स, ये वेग स्थिरांक k की इकाई थी। अब अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए एक इकाई अलग अलग देखी थी हमने, यानी n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया कोटि। n की वैल्यू मान लीजिए 0 है। अब n की वैल्यू 0 का मतलब कोटि क्या है, 0, यानी 0 कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए k की इकाई क्या हो जाएगी, 1 - n आ जाएगा। तो मोल क्या, फिर लीटर इनवर्स समय इनवर्स। याद करो, हमने किया था पहले इसको, तो ये तो आ गई 0 कोटि अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की इकाई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की इकाई देखें तो फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू 1, यानी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। और कोटि 1 के लिए n की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगी, मोल 1 - 1 यानी 0। इसी तरह 1 - 1 यानी 0, क्या बच जाएगी, समय इनवर्स। ठीक, समय सेकंड, मिनट, घंटा, किसी में भी हो सकता है। तो ये आ गई किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की इकाई। इसी तरह द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसके लिए n बराबर कितना है, 2। n बराबर 2 है तो कोटि बराबर कितनी है, 2। अब कोटि बराबर 2 के लिए k की इकाई क्या हो जाएगी, मोल 1 - 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना 2 के लिए, तो 1 - 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 2 का मतलब मोल इनवर्स, लीटर समय इनवर्स। ठीक, यही हो जाएगी। ये आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। देखो, कोटि बदल रही है तो वेग स्थिरांक की इकाई भी बदल रही है। तो हमें एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें वेग स्थिरांक की वैल्यू रखी जाती है, वेग स्थिरांक की वैल्यू दी जाती है। तो हमें वेग स्थिरांक की वैल्यू से अभिक्रिया कोटि पता नहीं लगेगी, हमें वेग स्थिरांक की इकाई देखनी है और इकाई देख करके हम अभिक्रिया कोटि बता पाएंगे आसानी से। तो हमें ये इकाई पता होनी चाहिए, ये हमने पहले भी देखा था पिछले वीडियो में भी, तो पता होनी चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए समय इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, यानी यहाँ लीटर पर इनवर्स है, यहाँ मोल पर इनवर्स हो जाएगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स समय इनवर्स, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लीटर मोल इनवर्स समय इनवर्स। तो देखो कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, दे देगा वेग स्थिरांक k की वैल्यू दी जाएगी, k की वैल्यू दे दी 2.3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। इसके लिए अभिक्रिया कोटि बताइए। ठीक, तो कैसे बताएंगे हम, यहाँ इससे पता नहीं चलेगा हमें पता चलेगा यहाँ से। इकाई क्या है, सेकंड इनवर्स, सेकंड क्या है, समय। अब सेकंड इनवर्स यानी समय इनवर्स कौन सी कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, समय इनवर्स। इसका मतलब यहाँ अभिक्रिया कोटि कौन सी होगी, अभिक्रिया कोटि कौन सी होगी, फर्स्ट होगी।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लियर। जैसे मान लीजिए के की वैल्यू दे दी 5.2 गुणा 10 की घात -5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब कहेगा इस अभिक्रिया के लिए कोटि बताओ, तो हमें ये वैल्यू देखनी है कि वैल्यू से कुछ अंदाज़ा नहीं लगेगा। हमें कहाँ से अंदाज़ा लगेगा? इस इकाई से। तो अब देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कौन सी? कोटि के लिए के की इकाई होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो इसके लिए कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह हम के की इकाई से अभिक्रिया कोटि को पता सकते हैं। इस तरह हम के की इकाई से अभिक्रिया कोटि का पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इसके लिए हमें के की इकाई पता होनी चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए। के की इकाई याद नहीं होगी तो हम नहीं पता लगा पाएंगे। और इसके लिए हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक। अगर हमें ये पता है तो n की वैल्यू से हम अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए के की इकाई पता लगा सकते हैं। और इसको हमने किया है, पहले हमने वेग स्थिरांक पढ़ा था और वहाँ वेग स्थिरांक की इकाई पता लगाई थी हमने पता। तो वो आपको याद होनी चाहिए कैसे पता लगाई जाती है वेग स्थिरांक की इकाई। जिसने वह वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को देखें। वेग नियम और वेग स्थिरांक का वीडियो देखेंगे आप, सर्च करेंगे केमिस्ट्री गुरुकुल बाय विजेंद्र सिंह शेखावत और उसमें वीडियो देखेंगे वेग नियम और वेग स्थिरांक। तो वहाँ से पता लग जाएगा आपको कि के की इकाई कैसे पता लगाई जाती है। अलग अलग कोटि के लिए के की इकाई अलग अलग होती है और के की इकाई बदल जाती है तब अभिक्रिया कोटि बदल जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जहाँ के की वैल्यू लिखी होगी वहाँ के की इकाई को देख करके हम अभिक्रिया कोटि का पता लगा पाएंगे। अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनमें अभिक्रिया कोटि पता लगाई जाती है, उनकी बात करते हैं। देखो के की इकाई से अभी हमने अभिक्रिया कोटि का पता लगाया। अब वेग नियम से अभिक्रिया की कोटि कैसे पता लगाई जाएगी? वेग नियम लिखा था हमने। किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या होता है? जैसे अभिक्रिया है A + B बराबर प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए वेग लिखें तो वेग नियम से क्या लिखेंगे? K A पर घात क्या? X और B पर घात क्या? Y। तो ये जो घातांक है x और y ये प्रायोगिक रूप से पता लगाए जाते हैं। x तो क्या है यहाँ पर? a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि और y क्या है यहाँ पर? b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि। क्लियर। तो अभिक्रिया की ओवरऑल कोटि क्या होती है? x + y। पता है ना सबको? अभिक्रिया की ओवरऑल कोटि क्या होती है? x + y। जो घातांक है वेग समीकरण में, इन घातांकों का योग क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। पता है सबको? अब क्या करते हैं, कोई अभिक्रिया लिख देते हैं और उस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिख देते हैं। कहते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिख दी, वेग बराबर के A पर घात 1 B पर घात 1/2। तो कहेगा किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है तो उस अभिक्रिया की कोटि बताओ। तो यहाँ से बता सकते हैं हम, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इन दोनों घातांकों के योग के बराबर। तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो अभिक्रिया कोटि आ जाएगी 1 सही 1/2 यानी 3/2। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे वेग बराबर के A पर घात 2 B पर घात 1। तो अभिक्रिया कोटि बताइए। तो करना क्या है हमें? इन घातांकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो आ जाएगी हमारे पास अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम अभिक्रिया कोटि का पता लगा सकते हैं। ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसके अलावा किस तरह के और
न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। देखिए, हमने देखा था जब हमने अभिक्रिया कोटि देखी थी, तो अभिकारकों की सांद्रता में जब परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन होता है, और अभिक्रिया के वेग में ये जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। कैसे? हमने बताया था कि जब जीरो कोटि की अभिक्रिया है, जीरो कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका मतलब उस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। याद है जब जीरो कोटि की अभिक्रिया की बात की थी हमने, तो जीरो कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी सांद्रता में हम कितना ही परिवर्तन कर दें अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर अभिक्रिया जीरो कोटि की है। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है? अगर सांद्रता दुगुनी कर देंगे तो वेग भी दुगुना ही होगा, सांद्रता तिगुनी कर देंगे तो वेग भी तिगुना ही होगा, ये अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग में परिवर्तन कैसे होता है? अगर सांद्रता दुगुनी करते हैं तो वेग 4 गुना होता है, सांद्रता तिगुनी करते हैं तो वेग 9 गुना होता है, यानी वर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की जाती है और सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो बताया जाता है और अभिक्रिया कोटि ज्ञात करवाई जाती है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के दे सकता है, x का y में रूपांतरण की अभिक्रिया में x की सांद्रता दो गुनी करने पर अभिक्रिया वेग 8 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दे दिया कि x का y में रूपांतरण की कोई अभिक्रिया है जिसमें x की सांद्रता दोगुनी कर दें तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे? अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? x किस में बदल रहा है? y में। ठीक, x का y में रूपांतरण हो रहा है। अब एक रहा है कि सांद्रता दोगुनी करने पर वेग 8 गुना होता है। इसके लिए अपन वेग नियम से वेग समीकरण लिखे तो क्या लिखेंगे? वेग क्या हो जाएगा इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए वेग बराबर हो जाएगा k x पर घात कितनी होगी? मान लेते हैं यहाँ घात p है। ठीक है, घात p है x पर। ये p तो पता लगाना है हमें। p क्या है? ये x के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो ये p क्या है ये पता लग जाएगा तो हमें अभिक्रिया की कोटि पता लग जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है कि सांद्रता दोगुनी करने पर वेग कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। मान लेते हैं, माना प्रारंभ में x की सांद्रता कितनी है? 1 है। मान लेते हैं 1 मोल पर लीटर है x की सांद्रता प्रारंभ में। क्लियर? अब सांद्रता दुगनी कर देंगे तो वेग कितना गुना हो जाएगा उसकी? जब सांद्रता 1 है तो वेग क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा k 1 घात p। यही होगा ना वेग। सांद्रता x की कितनी है? 1 मोल पर लीटर है तो x की सांद्रता, ये इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब सांद्रता दोगुनी कर देते हैं। दोगुनी का मतलब सांद्रता कितनी हो जाएगी? 2 मोल प्रति लीटर। सांद्रता दुगुनी करते हैं। अब दुगुनी करते हैं अर्थात
x की सांद्रता क्या हो जाएगी भाई, पहले सांद्रता है 1, सांद्रता दुगनी कर देंगे तो सांद्रता दुगनी का मतलब 2 मोल प्रति लीटर, यही हो जाएगी ना। अब वेग क्या हो जाएगा, जब सांद्रता दुगनी कर दी तो वेग कितना गुना बता रहा है वो, 8 गुना के, सांद्रता कितनी हो गई 2 पर घात p, और वेग कितना हो गया 8, यानी 8 बराबर के 2 पर घात p। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हमें P की वैल्यू पता लगानी, जो P है वही अभिक्रिया की कोटि है। कैसे पता लगाएं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का दे देंगे भाग, या समीकरण 2 में समीकरण 1 का दे दो भाग, कैसे ही कर दो, क्योंकि हमें P की वैल्यू पता लगानी है तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। यहां कर दो इसको मैं, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 क्या है 8 बराबर के 2 पर घात p, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है तो वेग 1 है, वेग 8 गुना हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वेग कितना है 1, तो 1 बराबर के 1 पर घात p। समझ में आ गई बात। जब सांद्रता 1 है तो यहाँ वेग भी कितना है 1 ही है, या वेग मान लेते हैं हम कितना है r है। जब सांद्रता 1 है तो वेग r है, और यहाँ मान लेंगे हम वेग कितना है 8r, कोई दिक्कत नहीं, इससे कितना ही मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमने वेग कितना मान लिया r, कब, जब सांद्रता 1 है प्रारंभ में, और जब सांद्रता दुगनी कर दी तो वेग कितना हो गया 8r, 8 गुना हो गया मतलब 8r हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम 8r और यहाँ लिख देंगे r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काट दो, ऊपर तो क्या बच जाएगा 8, r से r गया, यहाँ क्या बच जाएगा k से k गया 2, और 2 पर घात p, यही होगा। तो 8, अब 2 पर घात p, इन दोनों को बराबर करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 पर घात 3, और ये 2 पर घात p, यानी दोनों का आधार समान है। इसका मतलब p, ये जो घात है वो किसके बराबर है 3 के। क्लियर। यानी यहाँ घात कितनी हो गई p बराबर 3, ठीक। p बराबर 3 का मतलब अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई 3 हो गई। क्लियर, बिल्कुल सरल है। इसको हम यहाँ पर भी पता लगा सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हम इसको पूरा इसी तरह करना होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम फिर उसको हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि सांद्रता दुगनी करते हैं तो वेग 8 गुना हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे तो सांद्रता दुगनी करेंगे तो वेग 8 गुना कब होगा, जब यह घात कितनी होगी 3। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरह हम आसानी से अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल ये दूसरे तरीके से भी आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, अलग अलग सांद्रताओं पर, अभिकारक की अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग दिए जाते हैं और अभिक्रिया कोटि का पता लगाया जाता है। अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के अलग अलग प्रारंभिक वेग दे देगा, अलग अलग सांद्रताओं पर कहेगा अभिक्रिया कोटि बताइए, अवकलित वेग समीकरण लिखिए। तो इस तरह क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, सरल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम। अब ये किसी अभिक्रिया के लिए हमें ये डाटा दिया गया है, इसमें अभिकारक A की सांद्रता दे दी, B की सांद्रता दे रखी है और उन सांद्रताओं पर अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग दिए गए। देखिए A की सांद्रता 0.1 है, B की सांद्रता 0.1 है, तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कितना है 0.05, ठीक, मोल लीटर
इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। जब सांद्रता ए की 0.2 है और बी की कितनी है 0.1, तो वेग हो गया 0.1 मोल लीटर इन्वर्स समय इन्वर्स। जब सांद्रता ए की हो गई 0.1 और बी की हो गई 0.2, तो उस समय प्रारंभिक वेग हो गया कितना 0.05 मोल लीटर इन्वर्स समय इन्वर्स। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग दिए गए हैं और ये ए और बी की प्रारंभिक सांद्रताएं दे रखी हैं। तो इन सांद्रताओं पर अभिक्रियाओं के वेग दिए गए हैं, तो इस अभिक्रिया की कोटि पता लगानी है। ए के सापेक्ष कोटि क्या होगी, बी के सापेक्ष कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी और अवकलित वेग समीकरण क्या होगी, इन सब बातों का पता लगाएंगे हम। देखो अभी हमने जैसे पिछला जो न्यूमेरिकल किया था उसमें उसने क्या कहा था कि सांद्रता को दुगनी कर दिया तो वेग 8 गुना हो गया, यानी वहाँ उसने बता दिया कि सांद्रता दुगनी हो गई तो वेग 8 गुना हो गया। यहाँ उसने सांद्रता दे दी है, क्या दे दी, सांद्रता, और वेग दे दिया। तो हमें पता लगाना है कि सांद्रता कितना गुनी करने पर वेग कितना गुना हुआ है, समझ गए। उससे एक थोड़ा सा उससे हमें एक स्टेप और बढ़ गया यहाँ पर। वहाँ तो हमें डायरेक्ट दे दिया था कि सांद्रता 2 गुनी हो गई तो वेग 8 गुना हो गया। यहाँ इसने सांद्रता दे दी, वेग दे दी, तो हमें क्या पता लगाना है कि सांद्रता कितना गुना परिवर्तित हुई और सांद्रता कितना गुना परिवर्तित होने पर वेग में क्या परिवर्तन आया। अब देखो कैसे पता लगाएंगे, बिल्कुल सरल है। ए प्लस बी बराबर प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें इसके लिए वेग नियम लिखें हम, वेग नियम से वेग समीकरण लिखें तो क्या लिखेंगे, के ए पर घात x बी पर घात y, यही हो जाएगा ना वेग समीकरण। यहाँ ए की भी सांद्रता दे रखी है और बी की भी सांद्रता दे रखी है और वेग भी दे रखा है, ठीक। तो पहले हम ये देखेंगे, जब ए की सांद्रता 0.1 है, बी की सांद्रता 0.1 है, बी की सांद्रता भी 0.1 है, तो वेग कितना है 0.05। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। समझ गए बात को, तो इसके लिए लिख दिया हमने। अब जब सांद्रता ए की कितनी हो गई 0.02, बी की कितनी हो गई 0.1 और वेग कितना हो गया 0.1, तो वेग 0.1 हो गया। कब, जब ए की सांद्रता कितनी हो गई 0.2 पर घात x, बी की सांद्रता कितनी हो गई 0.1 पर घात y, समीकरण नंबर 2। अब जब सांद्रता 0.1 है ए की और बी की कितनी है 0.2, तो वेग कितना है 0.05, यानी ए की सांद्रता 0.1, बी की 0.2, वेग 0.05, तो वेग 0.05 के ए की सांद्रता 0.1 पर घात x, बी की सांद्रता 0.2 पर घात y, समीकरण नंबर 3। ठीक है, सांद्रताएं बदल रही हैं, वेग बदल रहा है। अब हमें पता लगाना है x और y का मान, यानी अभिक्रिया की कोटि पता लगानी है हमें। कैसे पता लगाएंगे, अब हम देखो बिल्कुल सरल बात है। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 समीकरण अपने पास, 2 समीकरणों का उपयोग करेंगे x और y का मान पता लगाने के लिए। पहले हम उन 2 समीकरणों का उपयोग करेंगे जिनमें एक पद क्या हो जाए, कट जाए। देखो हम इस तरह की समीकरण देख, जैसे ये है समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 या समीकरण 2 का एक दूसरे में भाग दें। जैसे समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग दें तो 0.1 से 0.1 कट जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक, यानी एक कट जाने से पहले हम उसका उपयोग करेंगे, उस समीकरण, उन 2 समीकरणों का उपयोग करेंगे जिनका भाग देने पर, जिनका एक दूसरे में भाग देने पर कोई एक पद क्या हो जाए, कट जाए। या तो x वाला कट जाए या y वाला कट जाए, या तो a की सांद्रता वाला पद कट जाए या b की सांद्रता वाला पद कट जाए। समझ रहे हो बात को, इस तरह देखेंगे हम पहले। तो समीकरण 1 समीकरण 2 का उपयोग करें तो इसमें y यानी b की सांद्रता सेम है तो ये पद कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग ले लेते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि एक बड़ा है 0.05 छोटा है तो भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 का वेग कितना है 0.1 बराबर के 0.2 पर घात x और 0.1 पर घात y। ठीक, समीकरण 1 क्या है 0.05 बराबर के 0.1 घात x और 0.1 घात y। ठीक है, तो समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या दे दिया हमने भाग, इसका इसमें भाग दे रहे हैं। तो देखो 0.1 y ये तो कट जाएगा, कैसे के 0.1 का 0.2 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पर घात क्या x, यही बचेगा। और 0.05 का 0.1 में भाग दें तो क्या आ जाएगा 2। 0.05 का 1 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा ना। अब देखो यहाँ पर दोनों के आधार क्या हैं समान, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 पर घात कितनी है 1, इसका मतलब x बराबर, तो यहाँ x बराबर 1। क्लियर। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू पता लगानी है। y की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 का उपयोग कर ले हम। देखो समीकरण 1 में x 0.1 पर घात x है, इसमें भी 0.1 घात पर 1, दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ से। तो समीकरण 1 का समीकरण 3 में भाग देंगे। समीकरण 1 का समीकरण 3 में भाग देने पर, समीकरण 1 का समीकरण 3 में भाग दे दो तो क्या आएगा, देखो समीकरण 3 देखो 0.05 बराबर के 0.1 पर घात कितनी है x, 0.2 पर घात कितनी है y। ठीक, अब समीकरण 1 देखो क्या है 0.05 के 0.1 पर घात x और 0.1 पर घात y। क्लियर। समीकरण 1 का समीकरण 3 में भाग दे रहे हैं अपन। समीकरण 3 में किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं। अब देखो इसको काटे हम तो क्या आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, के से के ये गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0.1 का 0.2 हम भाग देंगे 2 और घात क्या आ जाएगी y, और यहाँ क्या बच गया 1, 0.5 का 0.5 भाग गया 1, तो 2 पर घात y, 1 बराबर 2 पर घात y ये आए, यानी 2 पर घात y है। अब 2 पर घात y का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, y का मान क्या रखें कि इसका मान 1 के बराबर हो जाए। तो y बराबर क्या होगा, किसी भी संख्या पर घात अगर 0 रख दी जाए तो उसका मान कितना होता है 1। इसका मतलब 2 पर घात कितनी रखनी पड़ेगी हमें 0, तो 2 पर घात 0 बराबर 1, यानी y की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पर, 2 पर घात 0 का मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 0। समझ में आ गई बात। 2 पर घात 0 रखेंगे तभी तो इसका मान 1 होगा, यानी y की जगह में 0 रख दिया तो y बराबर 0, यानी b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी 0। a के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि तो कितनी आई 1, क्योंकि a पर घात x है तो x की वैल्यू आई 1, और b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी आई 0, y की वैल्यू कितनी आई 0। तो वेग समीकरण क्या हो जाएगी इस अभिक्रिया के लिए, वेग समीकरण क्या हो जाएगी k a पर घात 1 और b पर घात 0, यही हो जाएगी। यानी अभिक्रिया की कुल कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया कोटि
1 + 0 = 1। क्लियर। तो ये तो आ गई इस अभिक्रिया के लिए वेग की समीकरण और ये आ गई अभिक्रिया की कोटि। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गया ना सबको सवाल? इस तरह का डाटा दिया गया होगा, अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग दिए गए होंगे। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वेग समीकरण लिखेंगे, अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रियाओं के वेग के लिए वेग समीकरण लिख लिया हमने, और फिर क्या करेंगे, एक समीकरण का दूसरे समीकरण में भाग देंगे। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोशिश ये करेंगे भाग देते समय हम क्या देखेंगे कि भाग देने पर कोई एक पद कट जाए, या तो ए की सांद्रता आपस में कट जाए या बी की सांद्रता आपस में कट जाए, तो हमें क्या होगा, समीकरण को हल करने में सुविधा रहेगी। ये हमें देखना है। ठीक, देखो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। कैसे? ये तो हमने इस तरह किया। अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरह करना है। डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे हम, ये देखो इधर, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं बी की सांद्रता 0.1 है, यहाँ से 0.1, इधर भी 0.1, जबकि ए की सांद्रता 0.1 से कितनी हो रही है, 0.2। यानी बी की सांद्रता तो स्थिर है, यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है। बी की सांद्रता में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे अपन, लेकिन ए की सांद्रता 0.1 से 0.2 हो गई। 0.1 से 0.2 का मतलब कितनी हो गई, 2 गुनी। 0.1 थी, 0.2 हो गई, तो सांद्रता ए की कितनी हो रही, 2 गुनी। अब देखो वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, वेग 0.5 से 0.1 हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 0.5 से 0.1 मतलब 2 गुना हो गया। यानी बी की सांद्रता तो स्थिर है, लेकिन ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग कितना हो रहा है, 2 गुना। ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग भी 2 गुना हो रहा है, और जब सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 2 गुना हो जाए तो घात कितनी आएगी, 1। कितनी आएगी, 1। पता है ना सबको, सांद्रता 3 गुना करने पर वेग भी 3 गुना हो जाए, इसका मतलब घात 1 आएगी। तो यहाँ ए की पर घात कितनी आई, 1, यानी x की वैल्यू 1 आई, ए पर घात 1 आई। समझ में आ गई बात? अब देखो इन दोनों से देखें हम, ए की सांद्रता 0.1, ए की सांद्रता, समीकरण 1 और समीकरण, ये इसको इधर से इधर की तरफ देखो, ये यहाँ पर भी 0.1 सांद्रता, यहाँ पर भी 0.1, यहाँ पर सांद्रता कितनी हो गई, 0.2। 0.1 से 0.2, इसको देखो आप, सांद्रता 0.1 है यहाँ पर बी की, और यहाँ पर कितनी हो गई, 0.2। वेग यहाँ पर कितना है, 0.5, और यहाँ पर भी कितना है, 0.05 सॉरी, यहाँ पर वेग कितना है, 0.05, यहाँ पर भी कितना है, 0.05। ठीक है, तो यहाँ देखो ए की सांद्रता तो कांस्टेंट है, 0.1, लेकिन बी की सांद्रता 0.1 से 0.2 हो रही है, 2 गुनी हो रही है। लेकिन वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखो, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 0.05 है, यहाँ पर भी 0.05 है। ठीक है, तो बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5, और जब सांद्रता परिवर्तन करने से वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, 0 होती है। तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 0। y बराबर 0 आया, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 0 आई। समझ में आ गया बात? तो ये हम डायरेक्ट देख करके भी पता लगा सकते हैं। हमने पढ़ा है कि सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 2 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना होता है तो अभिक्रिया कोटि 2 होगी, और सांद्रता परिवर्तन करने पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो कोटि 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन बी की सांद्रता 0.1 से 0.2 हो रही है, सांद्रता 2 गुनी हो रही है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि 0 होगी। यहाँ पर ए की सांद्रता तो बदल रही नहीं, तो ए पर तो डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम अभिक्रिया की कोटि को पता लगा सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह का जो अभी हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है, उसी तरह का एक नया क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर भी देखो ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और प्रारंभिक वेग। ए की सांद्रता 0.1 है, बी की सांद्रता 0.1 है, प्रारंभिक वेग 6.0 गुणा 10⁻³ है। जब ए की सांद्रता 0.3 हो जाए, बी की 0.2 हो जाए, तो वेग हो जाएगा 7.2 गुणा 10⁻²।
जब ए की सान्द्रता 0.3, बी की सान्द्रता 0.4 तो वेग हो जाएगा 2.88 गुणा 10⁻⁻1 और ए की सान्द्रता 0.4, बी की सान्द्रता 0. तो वेग हो जाएगा 2.40 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर। तो इसके लिए हमें क्या पता लगाना है, एक तो ए और बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या होगी, यानी अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी, और अवकलित वेग समीकरण पता लगानी है हमें। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के लिए वेग नियम से वेग समीकरण लिखेंगे। तो अभिक्रिया क्या हो रही है, ए प्लस बी प्रोडक्ट, ठीक है, ए अभिकारक है, बी अभिकारक है, ठीक है। इसके लिए वेग नियम से वेग समीकरण लिखें तो वेग बराबर हो जाएगा ए पर घात x, बी पर घात y। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इन सब ए की सांद्रता दे रखी है, बी की सांद्रता दे रखी है और वेग दे रखा है, तो सबके लिए हम ये लिख दें वेग समीकरण। पहले इसके लिए देखें, ये एक प्रयोग संख्या 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, अलग अलग प्रयोग संख्या है। तो पहले हम लिखते हैं 1 के लिए, तो वेग कितना है 6.0 गुणा 10⁻³ बराबर k। तो ए की सांद्रता कितनी है 0.1 पर घात x, बी की सांद्रता कितनी है 0.1 पर घात कितनी y। ठीक, इसको दे देंगे 1 नंबर। इसी तरह प्रयोग संख्या 2 से वेग कितना है 7.2 गुणा 10⁻² बराबर k। ए 0.3 पर घात x, बी 0.2 पर घात y, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर 3 से प्रयोग संख्या 3 से लिखें तो वेग कितना है 2.88 गुणा 10⁻⁻1 बराबर k 0.3 घात x, इसी तरह 0.4 घात y, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, और लास्ट है समीकरण नंबर 4 जिसमें वेग कितना है 2.40 गुणा 10⁻² बराबर k। ए की सांद्रता 0.4 पर घात x, बी की सांद्रता 0.1 पर घात y, ये हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक, अब इससे हम x और y का मान पता लगा लेंगे। देखो बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखेंगे। अब ये 4 समीकरण है, अब हम ये देखेंगे कि कौन से समीकरण का किस में भाग दिया जाए। तो पहले हम कोशिश करेंगे इसको सरल बनाने की कि एक पद कट जाए, या तो ए की सांद्रताएं आपस में कट जाए या बी की कट जाए। तो इसके लिए हमें देखो कौन समीकरण ज़्यादा उपयुक्त लग रही है आपको। देखो इस समीकरण में देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये 0.3 से 0.3 कट जाएगा ना आपस में, और 0.2 का 0.4 में भी आसानी से भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दे लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक। अब देखो समीकरण 3 क्या है, 2.88 गुणा 10⁻⁻1 बराबर k 0.3 पर घात x और 0.4 पर घात y। ये तो हो गई समीकरण 3। समीकरण 2 क्या है, 7.2 गुणा 10⁻² बराबर k 0.3 पर घात x और 0.2 पर घात y। ठीक है, ये तो देखो k से तो k कट जाएगा, 0.3 से 0.3 कट गया, यहाँ पर ये काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0.2 का 0.4 में भाग दो 2,
पर घात क्या आ गई, y। क्लियर। यहाँ देखो 2.88 गुणा 10 की घात -1 में 7.2 गुणा 10 की घात -2 का भाग दो। 10 की घात -1 से 10 की घात -1 तो कट ही जाएगी, बचेगा 10 की घात -1, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको किस में बदल देगा, 28.8 में बदल देगा ना, इसको 28.8 में बदल देगा और नीचे क्या बच जाएगा, 7.2। देखो हल करो इसको, 10.1 10 की घात -1 से 10 की घात -1 गई, बच गई 10 की घात -1, ऊपर जाएगी तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो 28.8, 7.2 7.2 का 28.8 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 2 चौक 8, यानी 4 बार, 4 बराबर 2 पर घात y। अब 4 को इस रूप में लिखें तो क्या लिख देंगे, 2 पर घात 2 बराबर 2 पर घात y। इसका मतलब y बराबर कितना आया, 2। समझ में आ गई बात, 2 पर घात 2, तो आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो यानी y बराबर कितना आ गया, 2। समझ में आ गया सबको, तो यहाँ y बराबर आया 2, बिल्कुल सरल है। अब हमें x की वैल्यू पता लगानी, या तो हमें y की वैल्यू पता लगे, अब x की वैल्यू पता लगाओ। अब x की वैल्यू पता लगाने के लिए अब कौन सी समीकरण का उपयोग करें हम, जिसमें y से y कट जाए और x का काम हो जाए। तो समीकरण देखो, जैसे यहाँ 0.1, अब x का तो मान हमें पता लगाना है, y का देखो तो b वाला पद कट जाना चाहिए, 0.1 0.2 0.4 0.1, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ देखो 0.1 है या 0.4 है, तो समीकरण 1 का समीकरण 4 में भाग दे दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पद कट जाएगा आपस में, तो हमें सुविधा रहेगी, हम x की वैल्यू पता लगा लेंगे आसानी से। ठीक है, भाग देते समय हमें यही ध्यान देखना है कि कोई एक a या b में से एक सांद्रता का पद कट जाए, आपस में कैंसिल हो जाए, तो सरल हो जाएगा समीकरण को हल करना। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का दे दो भाग, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर समीकरण 4 क्या है, 2.40 गुणा 10 की घात -2 बराबर के 0.4 पर घात x 0.1 पर घात y। ठीक, और समीकरण 1 क्या है, 6.0 गुणा 10 की घात -3, भाग दे दें इसमें के 0.1 पर घात x और 0.1 पर ही घात y। यही है समीकरण 1, दे दो, काट दें इसको, k से k गया, 0.1y 0.1y। ठीक, 0.1 का 0.4 में भाग देंगे 4, घात कितनी आ जाएगी, x। ठीक है, यहाँ देखो उसी तरह 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट जाएगा, बच जाएगा 10 की घात -1, 10 की घात -1 ऊपर चला जाएगा ना 10 को 24 2.4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में भाग किसका जाएगा, 6 का, तो 6 चौका 24, यानी कितना आएगा, 4 बराबर आ जाएगा 4 पर घात x, यानी 4 बराबर 4 पर घात x, यानी आधार समान है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आया समझ में, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इसके लिए हम वेग समीकरण लिखे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब अतः वेग, इस अभिक्रिया के लिए वेग क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 रख देंगे, y की वैल्यू कितने रख देंगे, 2 रख देंगे, तो वेग बराबर आ जाएगा k a पर घात कितनी, 1 और b पर घात कितनी, 2। क्लियर। अब अभिक्रिया कोटि क्या हो गई, 1 + 2 कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो इस तरह हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हैं इस डाटा की सहायता से। ये जो डेटा दिया गया हमें, अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के वेग दे दिए, प्रारंभिक सांद्रताएं हैं और अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग दे रखे हैं,
अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग की सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया सबको? तो ये सरल न्यूमेरिकल हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो सांद्रता हमें दे रखी है, ए की भी दे रखी है, बी की भी दे रखी है, वेग भी दे रखा है। तो के की वैल्यू पता लगा सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया के लिए हम के की वैल्यू पता लगाएं तो कोई भी एक समीकरण ले लें जो हमको सरल लगे, जैसे ऊपर वाली ले ले पहली समीकरण, और इससे के की वैल्यू भी हम पता लगा देंगे। इसके लिए कैसे लगाएंगे के की वैल्यू पता? देखो इसी अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू पता लगाएं तो जैसे ये वाली समीकरण ले लो कि वेग कितना है 6.0 गुणा 10 की घात -3 बराबर के। ए की सांद्रता कितनी है 0.1 पर घात कितनी है 1, और बी पर घात कितनी है 2। घातांक तो पता लगेगा, ए और बी की सांद्रता पता है, घातांक पता है, वेग भी पता है। पता क्या लगाना है के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6.0 गुणा 10 की घात -3 बटा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। समझ गए मेरी बात को? ए की सांद्रता रख दी ए की जगह, बी की सांद्रता रख दी बी की जगह, वेग की जगह वेग रख दिया। घातांक हमने पता लगा ही लिए थे एक्स और वाई के मान, के की वैल्यू पता लग जाएगी 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी घात ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 10 10 यानी 10 की घात 3। तो के बराबर आ जाएगा 6.0। कितना आ जाएगा 6.0। कोटि क्या है अभिक्रिया की 3, तो कोटि से हम इसकी इकाई लिख देंगे। 3 कोटि है तो इकाई क्या आ जाएगी हमें पता है। ठीक है, मोल 1 - n - 2 लीटर n-1 यानी स्क्वायर सेकंड इनवर्स। कोटि 3 है, n की वैल्यू 3 रख करके इकाई भी पता लगा लेंगे।